अगर मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं, मुझे इसको इन्वेस्ट करना, तो मैं कहाँ पे इसको डिप्लॉय करने की सोचूं? मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? इंडिया में कंस्ट्रक्शन जो है वो एक सेक्टर एक्सप्लोर होने वाला है। अभी आपका क्या व्यू है भारत के स्टॉक मार्केट पे और कैसा देख रहे हैं आप? ये टाइम है और इन्वेस्ट करने का। बैंक से यदि हम दूर रहे तो हम बहुत खुश हैं। कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू ट्रैप, तो उसको कैसे हम क्लियरली सेग्रीगेट कर सकते हैं? कोई तरीका है, कोई फ्रेमवर्क है? ये ध्यान रखिए, आइडिया आपका है पर आप उस आइडिया से अटैच मत हो। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर भुवन गुप्ता, जो कि हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल। अपने क्लाइंट्स के लिए $100 मिलियन से भी ज़्यादा की एसेट्स मैनेज कर रहे हैं अभी। और भुवन जी एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरह जाने जाते हैं। बर्कशायर हाथवे से काफ़ी इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है इनका कोर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और इस एपिसोड में हम बहुत सारी इनकी जर्नी से रिलेटेड बातें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स आने वाले हैं, इन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं अपनी लाइफ में जिनसे हम लोग सीख सकते हैं, कहाँ पे इन्होंने अच्छी वेल्थ बनाई है, बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको पावर पैक्ड इस कॉन्वर्सेशन में बहुत ही रॉ एक कॉन्वर्सेशन आपके सामने करने वाले हैं। भुवन जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने समय दिया है। मुझे पता है कि कभी भी इजी नहीं होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, सीईओ के लिए, बिजी डे से टाइम निकालना व्यूअर्स के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इन दी पॉडकास्ट। आई कुछ हम जो भी हमने गलतियां की उससे लोग सीख सकें, तो इससे ऑनर क्या हो सकता है। बिल्कुल यही बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। मैं गलतियों पे बाद में बात करूंगा भुवन जी। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप पिछले 10-12 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली क्लाइंट्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं। तो पिछले 10-12 साल की जो आपकी लर्निंग्स रही हैं उनमें सबसे बड़ी, कहते हैं ना यार, यहाँ पे मैंने बढ़िया पैसा बनाया है, या फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सबसे बड़ी सफलता मैंने हासिल की है, वो क्या है? क्योंकि मैं वहां से चालू करके ये सीखना चाहूंगा कि यार आपने कैसे अपनी जर्नी में सबसे बड़ी सीक्रेट या सबसे बड़ी सक्सेस हासिल की है। तो राहुल, जर्नी तो 20 साल की हो गई, बिकॉज जॉब में भी यही करते थे, बट ऑफिशियली जो करियर रहा फंड मैनेजमेंट का, एक ही बात समझ में आई कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मीन्स जो आप 100 रुपए की चीज़ यदि आप 80 में खरीदते हो, यदि वो 1000 हो जाती है तो पैसा वहाँ बनेगा। तो मेरा पैसा कुछ 4-5 कंपनियों में बना और फिर उसके बाद क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल में बना, बिकॉज हम परफॉर्मेंस फी बेस्ड फंड मैनेजर हैं, सो वी मोर लाइक एक एक्ट लाइक अ पार्टनर। तो पूरा पैसा यहीं बना है। जॉब में इतना पैसा नहीं बनाया, लेकिन जॉब में सीखा बहुत। जॉब में क्लाइंट कमाए और क्लाइंट को सही चीज़ दी और वो सही चीज़ ने काम किया। वॉरेन बफेट ने बहुत हेल्प की, रामदेव जी अग्रवाल जो हैं, सब सीढ़ी पकड़ी, गुरु बनाए, आगे बढ़ते गए और अल्टीमेट डेस्टिनेशन में पहुंच गए, ओमाहा पहुंच गए। और इस तरीके से हमने जो है भगवान की कृपा से पैसे बनाए। ये हमारी जर्नी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टू द पॉइंट। आपने बोला कि 4-5 कंपनीज थी जिसने आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा काम करा, और मैंने ये बहुत देखा भी है, चाहे वो रामदेव जी के लिए आयशर मोटर्स हो गई या फिर झुनझुनवाला जी के लिए टाइटन हो गई, कुछ कुछ फेमस चीज़ें हैं। और मैंने ये भी सुना है लोगों से, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं झुनझुनवाला जी को, कि एक स्टॉक ने उनके कितने ही स्टॉक्स की गलतियों को मतलब एक तरह से दबा दिया। तो अपने को वो 3-4 या 5 या ऐसे कुछ कंपनीज जो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो बढ़िया वेल्थ बन जाती है। अ, ये जो 4-5 कंपनीज आपने चूज करी, इनमें आपको कोई पैटर्न समझ में आया कि भाई मैंने ये 4-5 जो बेट्स लिए थे उनमें कुछ कॉमन चीजें थी? ऑफ कोर्स हर चीज तो, हर बेट अपनी अलग एक यूनिक बेट होती है, लेकिन क्या कुछ कॉमनैलिटीज भी थी जिनसे हम कुछ पैटर्न निकाल पाए? तो पैटर्न को समझते हैं, उसके पहले एक बार समझते हैं कि यहाँ होता क्या है। तो लेट्स से हम लोग, वी आर कॉन्सेंट्रेटेड फंड मैनेजर। वी डोंट बाय 30-40 कंपनी, वी बाय ओनली 10 कंपनीज। 10 कंपनीज में भी वी आर वेरी वेरी कॉशियस ऑफ वन थिंग। दुनिया में जितने लोग भागे हैं राहुल जी, सब डेट के कारण भागे हैं। कोई बिजनेस आज कर, यदि मान लीजिए खत्म हो गया है, डेट के कारण खत्म हुआ। विजय माल्या आज लंदन में बैठे हैं, डेट के कारण बैठे हैं।
तो डेट, बिजनेस में डेट नहीं होनी चाहिए। अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है जब लोग बेच रहे हों और आप उसे खरीदें। अब डेट नहीं है, लोग बेच रहे हैं या डेट कम होने वाली है और आप उसे खरीदते हैं। आप जब खरीदते हैं आपको ये नहीं पता है कि आप 10 गुना बनाएंगे। आप जब खरीदते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपने सही खरीदा है। अब जब हमने खरीदा तो चाइना से कंटेनर आना बंद हो गए। जब कंटेनर आना बंद हो गए तो फ्रेट चार्जेस बढ़ गए। वेसल के जो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो और बढ़ गए। तो वहां हमारा 8 गुना पैसा बन गया। ऑयल जो डिप्रेस था, अभी भी वापस वो टाइम आया है। तो 2020 में भी नवंबर में टाइम आया था जब आपने देखा कोविड में ऑयल नेगेटिव चला गया था। तो थियोरेटिकली वहीं पे हमने जब वो कंपनी देखा हमने कि कंपनी तो 25 साल से 30 साल से है और ऑयल जो है आज डिप्रेस है, बट जैसे आज ऑयल बहुत ऊपर चला गया है तो लोगों को डर लग रहा है, लेकिन ऑयल वापस नीचे जाएगा बिकॉज दुनिया चल नहीं पाएगी इसके बिना। तो हमने जब देखा जब लोग भाग रहे हों, जब लोगों को पता नहीं हो उस ट्रेंड के बारे में, तो आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे अभी 1 साल पहले या 6 महीने पहले यदि आपने ऑयल माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो खूब पैसा बन रहा होता अभी। तो सिमिलरली हमने क्या किया, जब गोल्ड माइनिंग या गोल्ड में आप कह लीजिए लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे या सिल्वर में नहीं थे, हमने गोल्ड माइनिंग और सिल्वर माइनिंग में स्टेक उठा लिया। और मैं कहूंगा हर फील्ड में एक वॉरेन बफे है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ वॉरेन बफे से ही सीखना है। देर इज अ पर्सन कॉल एरिक स्प्रॉट हु इज अ माइनिंग बिलियनियर, आप उनसे सीखें। रिक रूल, आप उनसे सीखें। तो वैंकूवर करके जो जगह है कनाडा में, वहाँ बहुत सारा आप देखेंगे कि सिर्फ इसी की बातें होती है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, पैटर्न ये है कि उसमें बहुत चुने हुए लोग जो बहुत समझदार हैं, जो बहुत समय जिनके ग्रे हेयर हो गए, जिन्होंने खुद पैसा बनाया है, वो आपको कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ देखो। जैसे अभी यूरेनियम की बातें हो रही हैं और यूरेनियम भी अल्टीमेटली चला गया ऊपर, तो आप तब जब जनता उसकी बात नहीं कर रही, आप सब बात कर रहे हैं गोल्ड की, अब लेट हो चुका है। तो ये है पैटर्न कि जब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हो और चुने हुए लोग जो आपको समझा रहे हैं कि भाई ये समय है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टॉक मार्केट, ये समय है डालने का पैसा। बिल्कुल आपने सही कहा। इंडियन स्टॉक मार्केट की आपने बात करी लास्ट में कि और मेरा काफ़ी व्यू सिमिलर है इंडियन स्टॉक मार्केट पे अभी, कि जब सब लोग बोल रहे हैं कि यार यहाँ तो पैसा बन नहीं रहा है, कोई बोल रहा है कि अगर 5% भी बन रहा है तो रुपी डिप्रिशिएट हो जा रहा है, यूएस डॉलर की टर्म में देखोगे तो क्या ही बना लिया आपने, इससे बढ़िया यूएस में आप इन्वेस्ट करो, कोरिया में करो, ताइवान में करो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, डेफिनेटली वहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन कितनी बाकी रह गई है ग्रोथ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से। जो जो आपने बताया कि गोल्ड या आपने सिल्वर का एग्जांपल लिया, यूरेनियम का लिया, कि भाई कितनी अभी उसमें बाकी है, ये एक एंटिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। भारत के स्टॉक मार्केट पे आते हैं थोड़ा सा। अभी आपने कहा कि अच्छा समय है ये, ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स नहीं है, सब लोग नेगेटिव हैं। एफआईज की मैं बात करना चाह रहा था, सब लोग नेगेटिव नहीं है, ठीक है, आप उस पर अपना पॉइंट रखिए। राहुल जी सॉरी, इट विल लुक लाइक अ मार्केटिंग, बट 31% का आउट परफॉर्मेंस है हमारा डॉलर में इस वक्त इंडियन अच्छा, फंड में। कब का ये, एक साल का डेटा है या पिछले कई साल का डेटा है? ये हमारा डेटा है 1.5 ईयर अच्छा ठीक है, ओके, वेरी का। गुड। आपको मैं भेज भी दूंगा। और मेरा एक ही कहना था, तो मेरे एनालिस्ट फ्रेंड है मोहन जो देखते हैं, जो माइक्रो देखते हैं, और मेरा बहुत सिंपल था कि जो मैंने क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल में जो फाउंडर्स पोर्टफोलियो में गलती की वो आप नहीं करोगे। और वो गलतियां ये थी कि आप, क्या होता है, हम टेम्पटेड हो जाते हैं। तो हम तब खरीदते हैं जब सब खरीद रहे होते हैं। हम्म। ताकि हम ये समझ जाएं कि हम इस बिजनेस में नहीं कि हमें लोगों को पैसा बना के हमारा काम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं है, हमारा काम है क्लाइंट लाइबिलिटी। क्लाइंट आपको 100 रुपए का आप 5 साल बाद 100 वापस कर दीजिए, कुछ नहीं बोलेगा। पर यदि आप 100 का 80 देते हैं तो फिर वो आपके पीछे आ जाएगा। तो उसमें एक बहुत सिंपल सी एक बिहेवियर फाइनेंस की थ्योरी आती है, लॉस एवर्जन की। हम रिस्क अवर्स नहीं है, हम लॉस एवर्स हैं। ओके। तो 99% जनता को यदि आप 10 रुपए कमा के देते हैं 100 रुपए पे, तो वो उतने खुश नहीं होते जितना आप उनको 10 रुपए लॉस कर देते हैं 100 रुपए ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक बहुत सिंपल फंडा लगाया कि हमने सारी कंपनी दो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कॉफी कैन की थ्योरी है कि आपने 10 कंपनियां ली और आपने आगे बढ़ गए। अब होता क्या है, आप 10 साल सो गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो एशियन पेंट अपना कुछ ना कुछ करके वापस ले आएगा अपने आप को। या उस कंपनी में जैसे आप देखेंगे Naukri.com है, तो बिचंदानी साहब हैं, तो उनका खुद का कंपनी भले अच्छा नहीं चल रहा, बट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए जोमेटो के अंदर, वो मल्टीपल में चले गए। तो 10 साल यदि आप शांति से बैठेंगे तो ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। हम्म। हम मार्केट रोज देखते हैं,
और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उसको देख रहे हैं, ये हम सोचते हैं, बट मार्केट भी हमें देख रहा है। हम्म, तो हमारा एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था कि बेस्ट आरओसी आरओई, हम उसकी बात करेंगे बाद में, उसको हमें सस्ता लेना है। हम्म, आपने वो ले लिया, उसके बाद जो आदमी 20 साल से एंटरप्रेन्योर, जो बिलियनर है, कंपनी चला रहा है, उसको पता है ये डाउन पीरियड आता है, और उसको कहीं ना कहीं आज इंडिया इज अ, मतलब इंडिया में कह लीजिए सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया है। पर शॉर्ट टर्म में यदि हम रोज रोज देखेंगे अपना पैसा, तो पैसे में स्टिक होंगी। तो हमारे इस छोटे से मंत्र के कारण डेफिनेटली हम उनसे मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर से हम, और उस कारण हमारा पैसा वहां बढ़ना चालू। ये बिल्कुल। हमारी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक सिग्नल जो पर्सनली लेता हूं जब मैं कंपनीज देखता हूं, उसमें मैं ये देखता हूं कि भाई प्रमोटर्स खरीद रहे हैं क्या। अगर प्रमोटर्स भी खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है कि यार, जब ये एक्स प्राइस पे खरीद रहा है तो ये इसको सबसे ज्यादा पता है, मेरे से भी ज्यादा पता है। मेरे को क्या पता कंपनी में अंदर क्या है, बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ियां हैं कि नहीं है, इधर वेज राइट। और कितनी ग्रोथ आने वाली है, ये इस बिजनेस को चला रहा है 10 साल से 20 साल से। अगर ये खरीद रहा है और बाकी चीजें मुझे ऐसे कोई, मुझे भी ऑब्वियसली कुछ रेड फ्लैग नहीं लग रहा, और इसकी इमेज ठीक ठाक है, क्योंकि आजकल एकदम 100% साफ सुथरी इमेज तो ढूंढ पाना मतलब ऐसा हो गया कि वो कहते हैं ना कोयले की खान में हीरा, वैसी वाली बात हो गई। नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं राहुल जी। द ओनली चैलेंज है, देखिए पहले तो समझिए कि आपने कहा कि बायबैक बहुत अच्छा थॉट है आपका, लेकिन ये भी देखिए कि पहले जो बायबैक उन्होंने किया उसके बाद वैल्यू क्रिएट हुई है क्या। हम्म, अच्छा ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ बायबैक विथ वैल्यू क्रिएशन, बिकॉज एंटरप्रेन्योर जिसका आज देखिए इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल 50% के आरओईज हैं, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलते। कोरिया में आ रहे होंगे तो आ रहे हैं, बट पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, आपको 50-40% की आरओई कंपनी नहीं मिलेगी। हम एआई की बातें कर रहे हैं, यूएस में प्रोडक्टिविटी की बातें कर रहे हैं, इंडिया में तो क्या, एक फैक्ट्री लगाओ तो 20% बनने लग जाता है। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। बट कमिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो आपने कहा कि लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग, हमें पूरा मार्केट थोड़ा खरीदना है। ये इंडेक्स इनफैक्ट आकर के बहुत कंफ्यूज कर गया लोगों को। नहीं, इंडेक्स नहीं, मैं बताता हूँ भुवन जी हुआ क्या है। मेरा जो ये कमेंट था, ये थोड़ा हाँ, सा कहते हैं ना टीस जिसके दिल में होती है, वो टीस वाला कमेंट था। अभी कुछ अच्छा, कुछ ही 2-3 महीनों में जो हुआ है हमारे खासकर बैंकिंग सेक्टर में हुआ है, और मैं नाम लेने से भी नहीं घबराऊंगा। आप इंडस इंड में देखो कितना बुरा हाल हुआ था, अकाउंटिंग एरर्स निकल के आई हैं। आप इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी हो, चौथे पांचवें नंबर पे, और आपके अकाउंटिंग एरर्स निकल के आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख लीजिए, क्या इश्यूज हुए हैं वहां पे। एचडीएफसी बैंक के स्कैम्स को देख लीजिए, ठीक है। और भी मैं मतलब लिस्ट जो बहुत लंबी है। तो मेरा मानना यह था कि अगर हमारे बैंकिंग में साफ सुथरापन नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि यार अब है ना किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेना, ये थोड़ा सा एक मुश्किल वाला काम, मतलब मेरा पर्सनल थॉट है, आप इसका डिसएग्री। थॉट एकदम सही है, बट सिलिकॉन वैली बैंक के भी तो नाम लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा, मैं भारत के तो अच्छा सिलिकॉन इस। सिलिकॉन वैली बैंक जो इतने साल से पैसा बना के दे रहा था, पीटर थिल ने रिकॉग्नाइज किया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, और ओवरनाइट आपने देखा बैंक टेक ओवर हुआ। क्रेडिट स्विस का भी नाम लीजिए। बिल्कुल 100%। क्रेडिट स्विस की पूरी कहानी यदि आपकी जनता को बताऊंगा मैं, तो वो आप आश्चर्य करेंगे कि जो दुनिया का वेल्थ मैनेज करता है वो बैंकरप्ट हो गया। बिल्कुल। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। यस, देयर आर सम कंपनी लाइक श्रीराम फाइनेंस। इसका एक ही सोल्यूशन है, बैंक जहां पैसा लेंडिंग हो ना। देखिए, पैसा लेना नहीं, पैसा देना भी खराब है। भाई जब ये लोग भागे यहाँ से यूके, तो जिन बैंकों ने पैसा दिया वो भी तो खराब हुआ ना, वो भी तो बैड डेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम, एक एक छोटी सी बात है, आईटी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनी सक्सेसफुल क्यों रही इंडिया में, और गवर्नमेंट जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी सक्सेसफुल क्यों रही, और गवर्नमेंट कंपनी में क्या दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट कंपनियों में दिक्कतें ये है कि पैसे का जो पावर है वो सबको दे रखा है बीच में। हम्म, पर जो पीएसयूज हैं या जो आपकी प्राइवेट कंपनीज है, वहां पे आप देखिए कहीं आपको कैश के पावर नजर नहीं आएंगे। वो एक अलग डिपार्टमेंट है जिनको सारे कैश के पावर है, भाई किसी को कैश का पावर नहीं है। करेक्ट। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि मेरा ये कहना है, बाय द वे हमारे इंडियन पोर्टफोलियो में सब लोग जान सकते हो, जो मेरी लर्निंग रही सिलिकॉन वैली बैंक से, और जो आपने नाम लिया इंडसइंड बैंक, मैंने देखा। इनफैक्ट मैं तो ये जो अभी होने वाला है एफसीएनआर डिपॉजिट का लेवरेज, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वो भी मेरे मेरे मैं तो अगेंस्ट हूँ। बैंकिंग सेक्टर दूर रही है। हम्म, जहां पैसे का लेन देन हो रहा है, मनी लेंडिंग हो रही है, वहां डेफिनेटली कोई फिडिलिटी नहीं होती है। आपको लोन चाहिए, राइट, आप कहीं से भी लेंगे। कोई आपका मोट नहीं है वहां पे, कोई स्टिकीनेस नहीं कि मुझे इस बैंक से लोन चाहिए। जो बैंक सस्ते रेट पे देगा मैं उससे लोन ले लूंगा। करेक्ट है। तो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, हम्म, ये सिर्फ पैसे का रिलेशनशिप है। हम्म, तो मेरा सोचना ये है कि यदि हम, आई नो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, बट
बैंक से यदि हम दूर रहें या फाइनेंसिंग कंपनी जो लेन देन कर रही तो हम दूर रहेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो वापस से भारत के स्टॉक मार्केट पे आते हैं, और आपने कहा कि जब मैंने ये बोला कि बहुत लोग नेगेटिव हैं, सारे लोग नेगेटिव हैं, तो आपने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे आपसे पूछना था कि भारत के स्टॉक मार्केट में अभी चूंकि एफआईज निकल रहे हैं, पिछले 3 साल में जबरदस्त उन्होंने पैसा निकाला है, मार्केट में रिटर्न्स इंडेक्स लेवल पे रिटर्न्स नहीं आए हैं, निफ्टी लेवल पे रिटर्न्स नहीं आए, मिड कैप स्मॉल कैप वापस ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुके हैं अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी आपका क्या व्यू है भारत के स्टॉक मार्केट पे, और कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो परमा परमा बोलूं, अच्छा। और मैं क्यों परमा बोलूं बता दूं आपको। बाय द वे, मेरा जो इतिहास रहा है वो यूएस का ग्लोबल इक्विटी का ज्यादा रहा है, और इंडिया फंड हमने उसी देखिए, इट्स ऑल अबाउट आपका थॉट, आप कैसे काम करते हैं। और जो आपने बोला एफआई ने पैसा निकाला, मैं बोलूंगा एफआई ने पैसा निकाल के बॉन्ड में एक्सपोजर ले लिया है, एक। एफआई ने जो है प्राइमरी लिस्टिंग में एक्सपोजर ले लिया है, दो। एफआई ने सिलेक्टेड मिड कैप में एक्सपोजर ले लिया है, तीन। बिकॉज उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई लार्ज कैप में इनोवेशन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं हो रहा, बट लार्ज कैप में इनोवेशन नहीं हो रहा। तो आज चैलेंज ये है कि यदि इनोवेशन नहीं होगा तो आज नई जनरेशन के लोग, अगर मैं तो कहूँगा आप लोगों ने ज़्यादा प्रसिद्धि कर ली है। जो 50 साल के लोग हैं वो तो फंड मैनेज कर रहे हैं, बट आप लोग ज़्यादा फेमस हो गए। तो आप जैसे लोगों पे पैसा लगाने का समय है। जी जैसे आप देखिए निखिल कामत या राज अंबानी, जिन्होंने उन्होंने जो झंडे गाड़े, या जोमेटो ने आज सारे रेस्टोरेंट बिजनेस को छोटा कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनोवेशन इज रिक्वायर्ड, जो शायद फार्मा में आया है। फार्मा जो एक जेनरिक फार्मा से धीरे से अब एक टाइम आ रहा है जब यूएस में कुछ आई थिंक बहुत सारे पेटेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं अगले 5-7 साल में। तो और प्लस एआई आने से क्या हो गया, जो डिस्कवरी की कॉस्ट है ड्रग की, वो कम हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट इंडियन फार्मा कंपनी विल बी मेकिंग देयर मेडिसिन एंड सेलिंग इन द वर्ल्ड। एंड एक टाइम पीरियड देखिए, हम चाइना से कुछ 10 साल 15 साल पीछे, मैं कहता हूँ जब चाइनीज प्रोडक्ट आते थे इंडिया में, पहले तो हम लोग हंसते थे। उसके बाद चाइना ने तरक्की की, चाइना ने अपने अच्छे प्रोडक्ट लाए, और आज चाइनीज कार में इंडियन रोड्स, यूएई रोड्स को हथिया लिया है। मतलब जितने भी जापानीज और अमेरिकन कार में मैन्युफैक्चरर है, जब वो चाइना जाते हैं तो बोलते गलती हो गई, हमने इनके साथ में क्यों किया कोलैबोरेशन। अब आप देखिए इंडिया में वही सिनारियो 10 साल में आने वाला है। तो मैं इंडिया में परमा बुल हूँ। इंडेक्स में एक बात और इंडेक्स के बारे में बोलूंगा राहुल जी। इंडेक्स का कंपैरिजन पिगी बैंक से कीजिए ना। जब आप अंधा पैसा लगा रहे हैं एसआईपी के अंदर, तो जब हम रोज घर आते थे और पापा कुछ पैसा देते थे तो हम उसको डाल देते थे गुल्लक में। हर दिवाली पे हमारी जो हाउस वाइफ होती है या हमारी जो माँ बहन होती है वो गोल्ड ले लेती है। तो आप कंपेरिजन इंडेक्स का उनसे कीजिए, तो आप पाएंगे इंडेक्स बेटर है। यदि पैसा बनाना है या कोई अच्छा काम करना है तो देख समझ के करना। आज प्रॉपर्टी देने के लिए भी आदमी कितना टाइम देता है, ट्रैवलिंग के लिए भी कितना टाइम देता है। एसआईपी इज गुड टू एक्यूमुलेट मनी। तो लेट्स से आपके पास 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, देन फाइंड द राइट फंड मैनेजर एंड गिव हिम द मनी। तो मैं बुल हूं, बट सिलेक्टेड पॉकेट है। हर चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बड़ा पैसा ब्लाइंडली नहीं लगा सकते। ठीक है। नहीं, मैं इसमें बस एक चीज बोलूंगा कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन एसआईपी से इंडेक्स लेवल पे जो रही हैं, जो मुझे लगता है, जो मैंने मेरी ऑडियंस को सुना है, उनके कमेंट्स पढ़े हैं, वो यही रहा है कि हम लोग ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि 20% हमें मिले, 18% मिले। हमारा ये है कि देखो एफडी 7% दे रही है अभी, ठीक है, और 3-4% की इन्फ्लेशन है, मतलब उससे ऊपर अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, 12% 13% भी अगर एसआईपी में मिल जाए इंडेक्स लेवल पे, तो आई एम हैप्पी। पर पिछले 2 साल में थोड़ा वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गई है। इसके वजह से लोगों को लगता है कि यार अभी एफआईज तो बेच रहे हैं पूरा माल, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर पे, फॉर एग्जांपल, मैं ट्विटर पे ज़्यादा लिखता नहीं इसी वजह से कि वहाँ पे मुझे लगता है फॉल्स नैरेटिव ज़्यादा होता है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि यार एफआईज ना माल चिपका रहे हैं और जनता एसआईपी कर करके माल उठा रही है, मतलब जनता को चिपक रहा है, रिटेल इन्वेस्टर को चिपक रहा है। और हालांकि जबकि मैं, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखते हो इंडियन स्टॉक मार्केट का, और आपको लगता है कि भारत की इकोनॉमी अगर यहाँ से 4 टाइम्स जा सकती है अगले लेट्स से 20 साल में, जो कि मैं जब रामदेव जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था उन्होंने यही कहा था कि यार आप ये सोच के चलो, अगर हमारी इकोनॉमी यहाँ से 4 टाइम्स हो सकती है बाई जीडीपी इन द नेक्स्ट लेट्स से 20 ईयर्स, तो स्टॉक मार्केट तो ऊपर जाना ही है, इंडेक्स लेवल पे भी जाना ही है। तो घबरा क्यों रहे हो आप लोग? और होता है कि जब साइक्लिसिटी आ जाती है कि 1-2 साल के लिए दिक्कत आ गई कहीं, तब जाके लोगों को डर लगता है और फॉल्स स्टोरीज चालू हो जाए। फॉल्स या मतलब एक डिफरेंट
कॉन्ट्रारियन जो एक पर्सपेक्टिव है वो चालू हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए यही कहूँगा मैं, भगवत गीता का सहारा लिया जाए, क्योंकि डर अच्छा है, डर में ही आदमी सीखता है। आप ये देखिए कि यूएस मार्केट में इंडेक्स ने ही 10% रिटर्न दिया है। वो सारे इनोवेशन यहाँ होने वाले हैं। और आज हम जब बात कर रहे हैं राहुल जी, तो ऑयल प्राइस 100 प्लस है। एज वी टॉक ऑलरेडी वहाँ पूरे मिडिल ईस्ट में अभी आज फिर से जो है समस्याएं हैं, मिसाइल्स हैं। तो आज तो समस्या है ही, इसको तो डिनाई नहीं कर। डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ा लॉन्गर होराइजन रखें एक। और आपने एसआईपी क्यों किया था, गोल क्या है आपका? एसआईपी जनरली आदमी 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। हाँ, तो कितना मार्केट गिरा है? 20%। हाँ, कितना एसआईपी ऊपर से 20% गिरा है? वो भी नहीं गिरा है। नहीं गिरा, नहीं गिरा, कहाँ गिरा है? 20% भी कहाँ गिरा है? तो हम सारे इन्वेस्टर को बोलते हैं, हमने आज जनवरी में कह दिया था कि भाई आपका जी $100 बन गया है हमारे साथ, आपने 50 दिया था, 40 दिया था, उसको आप डिस्काउंट कर दो और 20% पर 80 कर दो। तो सबसे अच्छी बात है कि अपने घर में लगा लें कि भाई मेरा जो पैसा जितना भी टॉप पे देखता हूँ मैं, वो 20% का हेयर कट रखो आप। क्योंकि लगाया तो आपने 80 नहीं था ना, लगाया तो आपने 40 था। आज मार्केट गिरने के बावजूद भी यूएस पोर्टफोलियो में हम वाईटीडी पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन ये है कि आपने लगाया कितना था? आपने लगाया था 1 मिलियन 4 साल पहले, आज हो गया लेट से 3 मिलियन। 3 मिलियन लेट से 2.7 मिलियन हो गया। तो आप 2.7 को अपना पैसा मत मानो, या 3 को मत मानो, आपने 1 लगाया था। ये मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। हर दिन तो अच्छा मूड रहता नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी एसी में से आवाज आ रही होती है, कभी घर में बर्तन है तो खड़कते हैं, कोई जॉब से रिजाइन कर देता है। एक लंबी जर्नी में हैं हम लोग। आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं सारे आपके साथियों के साथ हूँ। ये टाइम है और इन्वेस्ट करने का। अब किसमें इन्वेस्ट करना है, ये उनका एक अंडरस्टैंडिंग, उनको समझना है कि वो एसआईपी कर रहे हैं तो वो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उनको सुने, आपके पॉडकास्ट में बुलाएं आप उनको, मैं कहूँगा तो वो सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो ये मेरा सोचना है। ठीक है ठीक है, तो भुवन जी आपसे ही चालू करते हैं। अभी अगर अगर अभी हमें इस मार्केट में, ठीक है, मैं मार्केट की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिया को भी काउंट कर रहा हूं, ग्लोबल मार्केट्स को भी काउंट कर रहा हूं, गोल्ड सिल्वर को भी काउंट कर रहा हूं। मतलब अगर मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि यार मुझे इसको इन्वेस्ट करना है, और मुझे एलोकेट भी करना है, एसेट एलोकेशन का भी ध्यान रखना है, सारा पैसा मैं एक जगह नहीं लगाना चाहता, तो मैं कहाँ पे हर एक एसेट क्लास को कैसे अप्रोच करूं, कहाँ मैं इसको डिप्लॉय करने की सोचूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो देखिए, ऐसा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। यदि इन्फ्लेशन थोड़ा और कंटिन्यू रहा, बिकॉज यूएस में तो ऑयल शायद 130 तक चला गया, 130 रुपीज पर लीटर, रुपीज नंबर। और इंटरेस्ट रेट जो होता है, आपको पता है, सारा कैश फ्लो डिस्काउंटिंग का गेम है। और यदि यूएस ट्रेजरी में ही मुझे 6% मिलने लग जाएगा या 5.5 मिलने लग जाएगा, तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आऊंगा? लेकिन ये भी देखिए कि इनोवेशन जो हो रहा है कंपनीज में, वो उन्हें ये ताकत देता है अच्छी कंपनियों में कि उनकी अर्निंग्स और बढ़ सकती है। तो मैं ये सब जानते हुए भी आई विल नॉट गेट इनटू बॉन्ड मार्केट। मेरा जीरो एक्सपोजर है बॉन्ड मार्केट में, मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है बॉन्ड मार्केट को। एक दूसरा जो है, गोल्ड की बात करता है। गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। गोल्ड के कारण ही आई थिंक जो करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है इंडिया का, वन ऑफ द मेजर जो फैक्टर है वो गोल्ड से हमारा अटैचमेंट, और बहुत गंदा अटैचमेंट है इंडियंस का। एंड आई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत सही है, बट उसमें यदि हम एक अंधा बाइंग करेंगे तो कभी 15% नहीं बन पाएगा। इन्फ्लेशन बीट हो जाएगा, 15% नहीं बनेगा। तो अब आते हैं, इक्विटी बचती है। एंड यहाँ से, हाँ जी, सॉरी, एक बात, गोल्ड पे आपने कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी जीरो है, मतलब गोल्ड की वैल्यू क्या है? गोल्ड या तो ज्वेलरी में यूज होता है या फिर एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, एज सच कोई वैल्यू उसकी, अदरवाइज यू डोंट हैव ए पीई रेशो, यू डोंट हैव ए पीबी रेशो, एटसेट्रा। तो आप, अब आपका व्यू है कि अभी गोल्ड में पैसा लगाना सही नहीं है? देखिए, गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं अभी, यदि आपको 20-30% बनाना है तो। ओके। बट जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम परसेंटेज के लिए नहीं आते, जी। हम आते हैं एक्स के लिए। हम्म। यदि मैं आपसे कहूं कि 24% से मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, तो 1 करोड़ रुपए 10 साल में कितना परसेंट से ग्रो होगा, बताइए? आपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर एक आपके पास एक एक करोड़ करोड़ है अभी? रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 24% से ग्रो हो रहा है, हम्म। और मुझे पता है आप रामदेव जी से मिल के आ रहे हैं तो ये आंसर आएगा। तो 1 करोड़ से 24% से ग्रो हो रहा है, तो 10 साल में लगभग कितने परसेंट से ग्रो हो जाएगा?
तो देखो हर 3 साल में डबल हो गया पैसा 24 से, है ना? करेक्ट। तो हर 3 साल में हुआ तो पहले 3 साल में 1 का 2 हो गया, उसके अगले 3 साल में 2 का 4 हो गया, और उसके अगले 3 साल में 4 का 8 हो गया। तो 9 साल में मेरे 1 करोड़ 8 करोड़ बन गए। बिल्कुल सही है। मैंने आपसे पूछा था परसेंटेज गेन कितना हुआ। अब आप, ये 800% हो गया ना अरे 9 साल अब में। देखिए 800% बोलना कितना डिफिकल्ट और 8 गुना बोलना कितना आसान है। जो रामदेव जी ने आपके साथ किया, मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मार्केट में हम टाइम्स के लिए आते हैं कि ठीक है, मुझे 8 100 टाइम्स। गुना बना। हाँ। हाँ, ओके, 8 ठीक है। टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स। अब कंपैरिजन ही नहीं हो रहा, अब हम बात ही नहीं कर रहे 20% की। अब गोल्ड डेफिनेटली गुड बाय है इस वक्त, सिल्वर अच्छा बाय है, गिरा हुआ ले लीजिए, बना लीजिए 50%। बट क्या मार्केट में हम इसलिए आए हैं, पहले ये फोकस करें हम। हम्म। हम्म। यदि हम मार्केट में 10x के लिए आए हैं, 5x के लिए आए हैं, तो हमें गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए। ये मेरा अच्छा, पॉइंट है। ओके, समझा मैं। हाँ, तो अब बचता है इक्विटीज। टाइटन ने 3300 बना के दिया है टाइम्स, और उसी दौरान में गोल्ड 100 गुना हुआ है। पर जो गोल्ड का इन्वेस्टर है वो कहता है कि भाई देखो मेरा पैसा 100 गुना हो गया। वो मेजरमेंट ही सही नहीं कर रहा। हम्म। हम्म। भाई 100 गुना तो इन्फ्लेशन भी हो गया है। जो दूध मिलता था 2 रुपए का, 1 रुपए लीटर, आज आप दूध देखिए कितना है, 60-70 रुपए लीटर है मिनिमम। जो स्कूल की फीस हम लोग 1 रुपए देते थे, आज 1 लाख रुपए साल है। सो कहने का मतलब ये है कि गोल्ड में पैसा बना है क्या? गोल्ड में सिर्फ रखा है, यदि आपने अंधा खरीदा है तो जो गोल्ड के इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप मेजरमेंट सही करिए। हम्म। यदि आपका साल का 12-15-20% नहीं आ रहा है तो वो पैसा बना नहीं है, और खासतौर से इमर्जिंग मार्केट में तो इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है। ठीक है। बचता राहुल जी स्टॉक ही है। ठीक है। और इक्विटी में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैं कहूंगा यदि आप 1 मिनट के लिए इंडेक्स छोड़ के या S&P 500 छोड़ के भी अंदर घुसेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि पूछिए मत। मतलब पैसा कम पड़ जाएगा, इतनी अपॉर्चुनिटी। तो अब 10 लाख की जो आपने मेरे से बात की थी, तो मैं 10 लाख में, और मेरे लिए इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट बराबर है। मैं एक और आपको बात बोलूंगा आज, करेंसी डेप्रिसिएशन इज अ मिथ। ये बहुत बड़ा आपको मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा यदि आप पूछेंगे तो मैं जो है उस पैसे को वहां डालूंगा जहां पर मेगा ट्रेंड चल रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल जहां पे एक्सपांशन हो रहा है। तो हमारी थ्योरी है फिश वर्सेस पॉन्ड। वी बिलीव इन, हमको बाय करना है छोटी फिश बड़े पॉन्ड में, या जो राइट। पॉन्ड बड़ा हो रहा है। तो एग्जांपल लेते हैं, एक एआई का वैल्यू चेन है। अब मान लीजिए एआई वैल्यू चेन में पॉन्ड तो बड़ा हो रहा है बट फिश बहुत महंगी बिक रही है। तो आई विल गो टू रिन्यूएबल एनर्जीज। अब एनर्जी के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, आपको उसमें कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। अब आप देखिए आपको मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जो ट्रेंड को ही खरीदें। ट्रेंड के पीछे एग्जांपल, अभी इंडिया में क्या हुआ, बहुत लोग काम करते सैनडिस्क में। सैनडिस्क का स्टॉक 40 गुना हो गया, क्योंकि एआई वैल्यू चेन में अब आपको मेमोरी चाहिए। अब उसके आगे क्या होगा वो देखिए, बिकॉज 3 साल से ऊपर लोग नहीं देख पाते मार्केट। तो जो ट्रेंड 3 साल के बाद चलने वाले हैं, जैसे फार्मा की हमने बात करी अभी, कि फार्मा में अभी 3-4-5 साल में पेटेंट्स गायब हो जाएंगे, पेटेंट्स एक्सपायर होंगे। तो इंडियन कंपनी, और एआई आ गया है तो इंडियन कंपनी जल्दी काम करेंगी। तो 5 साल का ये होराइजन है जो हमारा गोल्ड माइनिंग में था, तो वो पैसा बनने लग जाएगा। तो उस सोच के हिसाब से मैं कहूंगा 2 या 3 इंडियन, अब 10 लाख रुपए किसी की, मुझे ये बता दीजिए 10 लाख वाले की नेटवर्थ क्या है। लेट्स से उसकी नेटवर्थ 20 लाख है, तो ऑब्वियसली उसको 4 से 5 कंपनी खरीदनी चाहिए। यदि वो नहीं बढ़ सकता है तो ही शुड बाय म्यूचुअल फंड। हम्म। क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्टॉक में उसको ही करना है जो पढ़ सकता है। देखिए मैं फाइनेंशियल डॉक्टर हूं, मैंने ये पाया है कि जब आपको, मान लीजिए आपको बर्न हो रहा है यहाँ पे, क्या करेंगे राहुल जी आप? डॉक्टर के पास जाएंगे या दवाई लेंगे कुछ? तो दवाई आप लेंगे, तो आप दवाई लेने से पहले भी आपके घर, यदि आपके पास अच्छा इंश्योरेंस होगा, पैसा होगा, तो आपकी वाइफ आपको बोलेगी या आपकी घर वाले बोलेंगे डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर भी आप वो चूज करेंगे जो एक्सपीरियंस है, और उसके बाद डॉक्टर जो आपको बोलेगा आप वो काम करेंगे। एंटीबायोटिक भी आप खुद नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही है। नहीं, भारत में तो खरीद लेते हैं लोग, वो गलत, अलग बात है। गलत है ना, खरीद गलत है लेते वो हैं, गलत। बिल्कुल। हाँ, धीरे बंद होगा। अब देखिए 10 लाख रुपए यदि आपके पास पड़े हैं, तो आप स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट खोलेंगे और खुद इन्वेस्ट कर लेंगे। उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है। हम्म।
लेकिन आपको तो पता ही नहीं है स्टॉक मैनेज कैसे करते हैं, बिकॉज आज की तारीख में सबको लगता है ट्रायल एरर कर लें। व्हाट्सएप में भी यदि बोल्ड लेटर भेजना, दुनिया का धंधा व्हाट्सएप पे होता है, बट व्हाट्सएप में भी बात कैसे करती आना चाहिए कि बोल्ड कैसे भेजते हैं, इटैलिक कैसे भेजते हैं, ये नहीं आता लोगों को। तो इवन व्हाट्सएप की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मेरा अनुरोध है आपके थ्रू रेगुलेटर को कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर का भी कम से कम 4 घंटे का हर साल एग्जाम होना चाहिए। अनलेस वो अपना एग्जाम निकालता नहीं है, उसको अपना पैसा खुद मैनेज करना अलाउ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ना तो पैसा हमारा है और ना हेल्थ हमारी। हम सब एक भगवान के पपेट हैं, और हम सब अल्टीमेटली, मेरे पास जो पैसा है मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से है। आप जो आज काम कर रहे हैं, कोई कह सकता है कि सब मेरा बनाया हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो जब हमारा नॉलेज हमारी धरोहर है, हमारी हेल्थ हमारी धरोहर है, तो हमारा पैसा भी तो धरोहर है। हम सब कस्टोडियन ही हैं। जी। तो वो 4 कंपनियां ले सकते हैं, नहीं तो फंड मैनेजर के पास जाएं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड समझें किस प्रकार का फंड मैनेजर है, और फिर आप उसके एडवाइस को फॉलो करें। उस इंसान की एडवाइस फॉलो करें जिसने दुनिया देखी हुई है इस मार्केट में। ये ना करें। ठीक है, ठीक है। आपने ये जो एनालॉजी दी कि बड़ा पॉन्ड और छोटी मछली उसमें, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जहाँ पे स्कोप अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, पॉन्ड बड़ा है और कंपनी छोटी है जो ग्रो कर सकती है। आपने ये एक तरह से एनालॉजी ली है। तो अभी भारत के स्टॉक मार्केट में या भारत की इकोनॉमी में आपको बड़े पॉन्ड कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आपने थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दिया, इशारा दिया, बट कौन से पॉन्ड्स हैं जो आपको बड़े दिख रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा एक्सपेंशन का स्कोप है? तो देखिए, आपने देखा हो इसरो ने बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो आज स्पेस, एक बहुत बड़ा बाय द वे डोमेन खड़ा हो रहा है स्पेस का। स्पेस का डोमेन क्यों खड़ा हो रहा है? बिकॉज यदि आप मान लीजिए कारगिल वॉर आपको पता होगा, तो पाकिस्तान के पास एडवांटेज ये था कि वो पहाड़ पे ऊपर थे और हम नीचे थे। तो यदि मेरे पास स्पेस में आज डेटा है, स्पेस में मेरे सैटेलाइट्स हैं जो पूरी इमेजरी मुझे दे रहे हैं, तो उससे ये होगा कि दुश्मन के बारे में जानकारी पता चल पाई। तो स्पेस पे बहुत काम हो रहा है। इसरो ने रिकॉर्ड हासिल किया है, सबसे कम खर्चे में ऊपर जो आपके सैटेलाइट चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा बूस्ट है मैं कहूँगा। नाउ आने वाले समय में जो इंडिया में प्राइवेट स्पेस में कंपनी है, स्पेस एक्स अभी आईपीओ लेके आ रहा है, 1.9 ट्रिलियन पे चल रहा है। सेकंड नंबर कौन है किसी को नहीं पता। रॉकेट लैब सेकंड नंबर पे है, जो कि कार्बन रॉकेट बना के ऊपर जा रहे हैं। रॉकेट लैब? रॉकेट लैब, देयर आर कंपनी कॉल्ड रॉकेट लैब, प्लैनेट लैब आल्सो। प्लैनेट लैब ने इतने शू बॉक्स के साइज के सैटेलाइट बनाए, उसका कॉन्सेप्ट ये कि वो पूरे धरती के जो चारों तरफ जो है कैमरे लगा देंगे। तो अभी ट्रम्प ने रिक्वेस्ट की उनसे कि जो एरिया है अभी ईरान वाला, वहां पर आप ब्लैकआउट कर दो, राइट। आप उसको मत उठाओ। मतलब ये सिचुएशन है। और जो अभी बात हो रही, जो इनलैंड डिस्प्यूट होता है इंडिया में, तो वो भी जियो स्पेशल जो सैटेलाइट्स हैं उनसे वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्पेस में एक ऐसा निर्विवाद आप कहें मेरे से, एक ऐसा सेक्टर खड़ा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर और इंडिया में भी, बिकॉज हमें भी यदि आगे बढ़ना है तो हम स्पेस में ऑलरेडी आई थिंक हम लोग चौथे नंबर पे हैं। तो एक स्पेस सेक्टर है, पूरा वैल्यू चेन है। आप देखिए, सैटेलाइट बनाइए या रॉकेट बनाइए या जो है उसकी टेक्नोलॉजी से काम कीजिए, एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये मेरे हिसाब से। सेकेंड आता है एआई वैल्यू चेन। और डेटा के लिए आपको सारा जो आपका जो एआई के लिए जो कंप्यूटर डेटा चाहिए, वो सारा आपको रखना है उस कंट्री के अंदर। अभी मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है, आपने देखा होगा, डेटा सेंटर में हिट हुआ है। तो दैट डेटा सेंटर हिट हैज मेड कंट्रीज टू रियलाइज दैट उनका एक बैकअप कहीं और होना चाहिए। इंडिया इज अ न्यूट्रल पार्टनर, दैट इज वन थिंग। गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भैया हमारे यहाँ पे जो डेटा है वो होना चाहिए हमारे पास, हमारा डेटा। इंडिया का खुद का ट्विटर नहीं है। इंडिया का देखिए जूम नहीं है, हम जूम मीटिंग कर रहे हैं जो कि यूएस का प्रोडक्ट है। इंडिया का खुद का जीमेल सर्वर नहीं है, जो वेम्बू शायद ट्राई कर रहे हैं, तो आज एक बंदे ने ट्राई किया है। ऐसे करते करते आप पाएंगे कि इसके लिए भी डेटा चाहिए आपको, आपको रखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे एक जो सेकंड थीम आएगी वो आएगी पूरी एआई वैल्यू चेन, जिसमें हम ऑलरेडी सेमीकंडक्टर तक पहुंच गए हैं। हार्ड डिस्क भी मेड इन इंडिया हो जाएगी, एप्पल फोन तो बनने लगा हमारे यहाँ। तो ये एक सेकंड चेन है। और तीसरी, अब इन सबके लिए हमें चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। जो पूरा आज डिप्रेस का जो आप बात कर रहे हैं, वो पूरा इसीलिए कि ऑयल डिपेंडेंसी है। अब ये एक थ्रेड भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो जो थोरियम इंडिया के पास बहुत पड़ा है, जिसपे मूवीज बनने लगी हैं, अब उसमें रिएक्टर बनना स्टार्ट, जो आई थिंक एक ऑलरेडी चालू भी हुआ है। तो वो प्रैक्टिकल जो अपना आई थिंक लैब लैब में है इस वक्त। जैसे ही वो आता तो इंडिया के पास बहुत थोरियम पड़ा है जो कि यूरेनियम का काम कर सकता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी या लेट्स से रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो सोलार पैनल की कॉस्ट कम होगी,
न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आएंगे, तो ये पूरी एक वैल्यू चेन है। इस पर ट्रांसफार्मर की जरूरत है इंडिया में। इनफैक्ट अमेरिका के ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ से पिछड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ एक नहीं, हमारे कम से कम 5-6 ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनियां हैं जो 10 साल में 15-15, 20-20 एक्स हैं। तो ये एक पूरी वैल्यू चेन मेरे हिसाब से जो है ये वर्ल्ड में भी है और इंडिया में भी है, जो ग्रोथ आई। ठीक है, ये तीनों आपने जो बताया एक तरह से इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। अभी ट्रेंड हो सकता है अभी इनमें इतना ज्यादा ग्रोथ अभी ना दिख रही हो, लेकिन आने वाले समय में। ग्रोथ है राहुल जी, लार्ज कैप नहीं है ये। अच्छा ठीक है, ओके, मतलब अभी लार्ज कैप तक मेच्योरिटी नहीं है अभी उतनी। क्योंकि हम ट्रांसफार्मर पूरी दुनिया को बेच रहे हैं, जी 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 जी। हमारा नाम नहीं होता, बस दिक्कत ही है। हम्म आज इशू हमारा ये कि हमारा खुद का प्रोडक्ट नहीं है, हम्म हम्म हम ओईएम ब्रांड से बना के बेचते हैं। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि हमारा, अब हम ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। सो अगला जो ट्रेंड है 10 साल का, जैसे एक ट्रेंड आया, ट्रेंड मतलब जो जूडियो का ट्रेंड आया, एक ब्रांड बनाने की कोशिश है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इंडिया में जो है बहुत सेकुलर ट्रेंड्स हैं। इंडिया में कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो एक बहुत कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा एक वो आने वाला है। जो लोग पहले इंपोर्टेड घड़ियां खरीदते थे, अब टाइटन खरीदने लगे। तो अब इंडिया में लग्जरी वॉचेस आप देखेंगे बनेगी, तो इंडिया के खुद के शूज बनेंगे। इंडिया में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है वो एक सेक्टर एक्सप्लोर होने वाला है। जी लोग जी। अभी मेरे अभी लास्ट वीक की बात है, अभी भी लोग दुबई मॉल में आके खरीद रहे हैं नाइकी का ये और एयर जॉर्डन का, बिकॉज वो अभी भी कहीं ना कहीं को लगता है कि इंडिया में नहीं मिलता अच्छे से। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने 3 आपको बताए, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्युलर ट्रेंड स्पेस एक ऐसा जो सेक्टर है जो मैंने एक्सप्लोर अभी तक नहीं करा है। इसमें कुछ मतलब स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन आप देना चाहेंगे कि किस तरह की है। कंपनीज? हाँ, मैं आपको यूएस बेस्ड कंपनियां बता पाऊंगा, मैं आपको इंडियन कंपनियां नहीं बता पाऊंगा। इंडिया में एक फंड आया है जिसमें प्राइवेट कंपनी में लगा रहे हैं वो पैसा, तो लिस्टिंग पे आने वाली है अभी ये। तो आपको यूएस कंपनियां चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, यदि आप यूएस कंपनी की बात करें तो रॉकेट लैब जो है, इसके जो ओनर हैं वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और वो बिल्कुल स्कूल कॉलेज गए ही नहीं। राइट। और वहाँ से उन्होंने जो है वो काम चालू करके वो आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में उनको फंडिंग भी मिल गई है। उन्होंने कार्बन रॉकेट का कॉन्सेप्ट दिया, वो कार्बन हल्का होता है। अब जो है उसमें वो पहली मैन, जो मतलब मैन आर गोइंग टू गो टू स्पेस। रॉकेट लैब्स के जो सीईओ हैं, उन फाउंडर है, उनसे इलॉन मस्क से मिले हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है उनकी। तो वो कंपनी कुछ 60 बिलियन में चल रही है, वहाँ 60 बिलियन देखिए आप इधर, और यहाँ 1.79 ट्रिलियन, एक ये हो गया। प्लेनेट लैब एक बहुत अद्भुत काम कर रही है। तो उसमें क्या है, जो भी आपका जो फार्मर है, हमारा किसान, कि भाई क्यों मेरी लैंड में जो है प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, वो सारा का सारा जो इमेजिंग का काम है वो बैठ के हो जाएगा। तो प्लेनेट लैब क्या करती है, आपको एक आप जाके आप भी खरीद सकते हैं सब्सक्रिप्शन, और आपको इमेज मिल जाती है। और जब आपको इमेज मिलती है सुबह की, शाम की, हर सीजन की, तो एक पैटर्न दिखता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जुड़ी हुई नासा से, जो वहां पे से एमडीएस स्पेस है, जो अल्टीमेटली सैटेलाइट्स बना रहे थे पहले से। और एक और आपने देखा होगा, अभी इंडिया ने कल स्पेस एक्स का, सॉरी, अपना स्टारलिंक को मना कर दिया कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट, बिकॉज जो अभी मिडल ईस्ट में भी आपने मान लो आपने इंटरनेट ऑन रखा तो हम क्या करेंगे। तो एक और यहाँ पे एक बनता है कि इंडिया अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट चालू करे। तो हो सकता है रिलायंस इस फील्ड में आ जाए और रिलायंस सैटेलाइट लॉन्च करके हमारे पास, बिकॉज अभी भी रिमोट एरियाज में आप देखिए कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है इंडिया में, 4G नहीं आता है। तो मैं आप ये सब कुछ कमियां हैं, और एक अच्छी किताब है दैट हैवंट वेन ऑन सेल, पीछे ही पड़ी हुई है। तो वो बुक भी जो है आपके, मैं आपको बता दूंगा, आपके दर्शक पढ़ सकते हैं, बिकॉज उसमें एक देखिए, एक आर्टिकल पढ़ना और एक किताब पढ़ना, किताब में पूरी जर्नी होती है, तो वो जर्नी पढ़ना। और मैं आपको यही बताऊंगा पैसे कैसे बनाना है, मतलब आपने ले तो लिया, कब लेना है, कैसे लेना है, आई कैन हेल्प यू विद दैट। हाँ, उसमें भी डिस्कशन करते हैं थोड़ा भुवन जी। तो आपने मुझे स्पेस एक जो एक सेक्टर है, ये एक इमर्जिंग सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपने जो इंस्पिरेशन दी है वो काफ़ी एक मुझे अच्छी लगी। और आपने न्यूक्लियर पावर की भी बात करी थी, और मैं अभी कल परसों ही पढ़ रहा था कि भारत की सरकार न्यूक्लियर सेक्टर में काफ़ी मतलब फंडिंग के लिए और सब्सिडीज वगैरह के लिए काम कर रही है। हाल ही में न्यूज़ भी था, एनटीपीसी बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही है, न्यूक्लियर पावर पे। एक मतलब फ्रंट लीडिंग कंपनी है एनटीपीसी। करना ही पड़ेगा राहुल जी, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियर पावर आई थिंक
इज द फ्यूचर, अगर हम 2040 को लेके चलें, मद्देनजर अगर रखें, तो वो है। तो ये भी मुझे काफी इम्पोर्टेंट और काफी इमर्जिंग एक सेक्टर आपने दिया है। अब और ये देखिए ना, पहले आप कितने आपके और हमारे घर में, हमारे माँ बाप फादर के सब मिला के एक टीवी, एक फ्रिज। अभी ये हो गया है कि कार भी हमारी इलेक्ट्रिक हो गई है। तो एक इंसान के पास 4 डिवाइस है अभी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन, एक कार खुद की। घर में 4 मेंबर है तो 4 कार होने वाली है। वो कार इलेक्ट्रिक कार होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार जो है वो फ्यूल एफिशिएंट होगी, सस्ती होगी, और उसमें फीचर्स जो हैं वो, ठीक है, फीचर्स अपग्रेड हो जाएंगे, और वो कनेक्टेड होगी। तो 4 डिवाइस की बैटरी चाहिए। तो पावर जनरेशन इज रिक्वायर्ड। पावर जनरेशन में आप निक लगा लीजिए या सोलर लगा लीजिए, दोनों चाहिए आपको। हाँ, तो आप बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें पावर में ना एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जितनी मेरी लिमिटेड स्टडी है, हाई वोल्टेज डीसी सेक्टर, जो ट्रांसमिशन वाला जो सेक्टर है ना, मैंने इस पे हमारे अभी जस्ट 1 महीने पहले चैनल पे एक वीडियो रिलीज करा था कि वो सेक्टर क्यों इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है मुझे उसमें। 1-2 कंपनीज का एनालाइज भी करके मैंने मेरे व्यूअर्स के लिए वो वीडियो डाली थी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम पावर सेक्टर में या रिन्यूएबल में हम केवल एक लिमिटेड सोच रखते हैं कि जो कंपनीज पावर जनरेट कर रही है, और हम उसकी जो वैल्यू चेन है, जो आपने आई थिंक एआई में भी ये चीज़ पे स्ट्रेस करा था कि लुक एट द वैल्यू चेन। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो चिप बना रही है उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, आप ये देखोगे कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो तो ट्रांसमिशन जो काम हो रहा है ट्रांसमिशन का, वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अदानी का एक मुंबई में अदानी और हिटाची का मिलके एक वो आया था अभी रिसेंटली, जॉइंट वेंचर एचडीवीसी के अंदर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक काफ़ी सारे इमर्जिंग ट्रेंड हैं जो हमने इस पिछले 10-15 मिनट में कवर करने की कोशिश करी। इसके अलावा भी कोई और है? एक और देखो ना, आप बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ प्लेन्स बढ़ रहे हैं। इंडिगो हैज बीन ऑर्डरिंग द बिगेस्ट प्लेन। करेक्ट। देखा जाए तो पूरे इंडियन सेक्टर में एक ही एविएशन लिस्टेड। कंपनी है। नहीं, लिस्टेड चलो ठीक है, लिस्टेड में भी, हाँ मैं कह रहा हूँ, आप इंडिगो का ही कनेक्शन सबसे ज्यादा है। करेक्ट। अब कल दिन कोई ऐसा एक नया नौजवान आएगा, बिकॉज अब कैपिटल बहुत अवेलेबल है। अब कैपिटल जो सोच हमारी आपके ज़माने में थी, या मेरे ज़माने में मैं कहूँगा, कि पैसा किसी से लेना नहीं है, अब वो सोच नहीं है। अब सोचिए कि भाई पैसा अवेलेबल है, मुझे लेना है और मुझे करना है। और अब यदि आप गलत चले भी जाते हो, आप फेल हो भी जाते हो, तो कोई बात नहीं, होता है। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेट्स सेलिब्रेट फेलियर ऑल्सो। वो एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी से हमारे जो युवा हैं, जो आईआईटी से पढ़ के आ रहे हैं, इनफैक्ट एक अच्छा जोक है, जिनका आईआईटी में नहीं होता उनका एमआईटी में हो जाता है। ये बहुत बढ़िया, होता बहुत है। बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। तो ये आपको बता दूं मैं, बिकॉज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी के लिए जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और देखिए, एक और बताता हूं आपको बढ़िया ट्रेंड, यूएस में जो ट्रम्प साहब ने किया है, वो जो बोल बोल के उन्होंने पूरा बिगाड़ा है। आज यूएस में जब मैं गया, मैं हर साल जाता हूँ ओमाहा, अटेंड करता हूँ परीक्षा रास्ते में, एक मासूमियत सी छाई हुई है लोगों के चेहरे पे। उनको जब भी इंडिया जाना होता है ना राहुल जी, उनको इतना डर लगता है कि वो हमारा इंटरव्यू कैसे हम वापस देंगे। आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आप देखे होंगे। तो इंडिया में, यूएस ने इंडिया में इंटरव्यू ही खत्म कर दिए कि आपका जो H1 जब लगता है, आप वापस आते हो, तो आपका जो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू पे इतना डर, इतना खौफ है कि लोग 5-5, 10-10 साल से इंडिया नहीं गए। और ऐसा ग्रीन खौफ कार्ड, क्यों है? क्योंकि क्या है, हर बार आप बाहर जाते हैं, जब इंडिया जाते हैं ना, तो आपको अपना वीजा स्टैंपिंग करना पड़ता है, एक्सपायर हो गया। हम्म। तो वो जो स्टैंपिंग का जो इंटरव्यू का डेट है इंडिया के बाहर, को पहले लोग इंडिया जाते थे और स्टैंपिंग का डेट ले लेते थे और उससे आ जाते थे। अब वो स्टैंपिंग का डेट ही नहीं मिल रहा है इंडिया में। सो बिकॉज अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि हमारे लोकल लोगों को, हर जगह चल रहा है ये ट्रेंड, कि हमारे लोकल लोगों को जॉब मिले। हम्म। और आप देखिए, यूएस में तो टॉप 10 कंपनी में सब सीईओ इंडियंस हैं। हम्म। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, आपको इनफैक्ट इलॉन मस्क की कंपनी में भी आपको सेकंड नंबर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका अब ये कहना है कि भाई हमें बाहर के लोग नहीं चाहिए। अब जो ग्रेजुएटेड है पुराने, जिन्होंने ग्रीन कार्ड नहीं लिया था या उन्होंने नहीं ध्यान दिया, अब वो ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा। अब वो H1 जो पीआर उनको नहीं मिल रहा। अब वो सब लौट रहे हैं। मेरे जानने में मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं, वो इंडिया लौट रहे हैं, बिकॉज ये अनसर्टेनिटी किसी को नहीं चाहिए। हाँ मतलब। तो बहुत सारा टैलेंट लौट रहा है। यस, जो एकदम हाई टैलेंटेड लोग हैं शायद वो रहेंगे, बट वो भी, आज इंडिया में ग्रोथ है। अमेरिका में आप देखिए, एक इनोवेशन है, बट ग्रोथ इंडिया में है। और इंडिया डेमोक्रेसी है। एक आपको और बात बता दूं मैं आपको, मैं डेमोक्रेटिक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता,
क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल यदि नहीं हो रहा है तो ये 10x 20x नहीं होगा। यदि आप कभी क्रेडिट स्विस पे एक वीडियो करेंगे क्रेडिट स्विस कैसे तबाह हुआ तो लिंक जाएगी चाइना तक। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में टैलेंट लौट रहा है। तो अभी जो इंडिगो की हमने बात की, तो इंडिया में प्लेन्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज आज बोइंग और एयरबस आर द ओनली नोन कंपनी इन द वर्ल्ड जिनके एयरक्राफ्ट चल रहे हैं। पैसे की कोई कमी है नहीं। अंबानी को यदि कंटिन्यू टू ग्रो करना है, अडानी को ग्रो करना है, टाटा को ग्रो करना है, तो अब जो एक और सेक्टर उभर सकता है जो मैंने स्टडी नहीं करी है, बट हमें सोचना होगा कि जो अमेरिका कर रहा है वो क्या। हम अब डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर कैसे इतना बढ़ गया, बिकॉज इंडिया ने सोचा कि भाई ये सब जो दुनिया से हम खरीद रहे हैं हम खुद क्यों नहीं बनाते। तो जो एयरक्राफ्ट है जो ऑलरेडी हमारे पास HAL है बैंगलोर में, वो लेट्स से मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाना चाहती है, व्हाई नॉट पैसेंजर प्लेन्स, जो चाइना ऑलरेडी कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेकुलर ट्रेंड आ सकता है जिसमें आई थिंक यू शुड मीट द एक्सपर्ट इन टॉक देम। तो यहाँ ट्रेंड ऐसे, तो बेसिकली थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। भाई एक बात बताइए ना, मैं कहता हूँ कि आज एक बंदा ट्रिलियनर बनने वाला है, $1 ट्रिलियन। आज से 4-5 साल 5 साल पहले आप बोलते क्या बकवास कर रहे हो। करेक्ट। एक बंदा $1 ट्रिलियन की वेल्थ अगले 1 महीने 2 महीने में उसकी होने वाली है। उसने 1 ट्रिलियन की 4 कंपनियां खड़ी कर दी। तो हमें बड़ा सोचना होगा। और आई थिंक जो युवा हैं हमारे पुराने, बिकॉज देखिए मेरे फादर के पास कम पैसा था, आज मेरे पास है तो मेरे बच्चों के पास ज़्यादा पैसा है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो है वही करें कि भाई हम तो जाते थे बेटा, हम लोग गाँव से निकलते थे, फिर हम लोग 10 किलोमीटर चलते थे, फिर पानी में तैरते थे, फिर स्कूल जाते थे। वो कहानी मुझे अपने बच्चों को नहीं सुनानी। सही है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, आई डोंट नो आप कहाँ पढ़े हैं, बट मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अब वहाँ पर वो मुझे एजुकेशन जो संस्कार देना है वो नहीं मिल रहा है। तो आज जब आप एजुकेट अच्छे स्कूल में हो रहे हो, जहाँ पे आपके एक अलग परव्यू बन रहा है, और आप आज इंटरनेट का ज़माना है, गाँव में टॉप, मैं ये सारा पैसा मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं, जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम सब गाँव से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बड़े शहरों की धूल खाने की। मैं तो बड़े शहरों में बहुत डिसलाइक करता हूँ, फिर आस्क मी, मुझे ये भीड़-भाड़ की लाइफ पसंद नहीं है। आप जब आप थोड़ा बहुत पैसा कमाना क्या चाहते हैं? आप शांति चाहते हैं, अभी आप कह रहे थे। तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति वहाँ मिलेगी ना जब आप निकलते हैं तो शुद्ध-शुद्ध हवा आपको मिल रही है, एक पानी बह रहा है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, यदि हम थोड़ा-सा एक अपने आप को जस्ट यूएस जाके देखें, चाइना जाके देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, वो सब हमारे यहाँ होने वाला है। बहुत बढ़िया। ये काफ़ी आपने एक पॉजिटिव थॉट रखा है कि फ्यूचरिस्टिक क्या-क्या चीज़ें भारत में होने वाली हैं। तो काफ़ी इससे पर्सपेक्टिव मिला। मैं तो मेरे क्वेश्चन ही क्या थे, मेरा तो कहीं पता नहीं हम लोग कहाँ डिस्कशन में कहाँ ही निकल गए, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोगों ने बहुत ही नेचुरली इसको पूरा डिस्कस करा है। सो मैं आपसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था भुवन जी। मेरा पॉसिबली लास्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू ट्रैप, ये ना मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार ये वैल्यू कंपनी है, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, ग्रोथ भी ठीक है, अभी ठीक है, टेम्पररी कोई प्रेशर है, बट कई बार वैल्यू ट्रैप भी हो जाता है। तो उसको कैसे हम क्लियरली सेग्रीगेट कर सकते हैं? कोई तरीका है, कोई फ्रेमवर्क है? देखिए डिसीजन मेकिंग में जब हम जाते हैं तो हम आपसे एक बात बताता हूँ। डैनियल कैनमैन ने एक किताब लिखी, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। और बड़ी हास्यास्पद बात है या दुखद बात है कि उन्होंने अपने आप को खुद को इंजेक्शन देके उनकी डेथ भी हो गई एंड उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। हमारे पास एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट ब्रेन, एक इमोशनल ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है। आप गैस कर सकते हैं कि कौन हीरो है, इमोशनल ब्रेन या लॉजिकल ब्रेन। जो लॉजिकल ब्रेन है वो बहुत सोचता है, बहुत केयरफुल डिसीजन लेता है। इमोशनल ब्रेन वो है जो तुरंत डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि भाई 2 into 2 कितना होता है, बताइए। 4, 4। 8 into 5, 40, 13 into 13। 13 into 13, यस, 169। वेरी गुड। 35 into 34। 35 into 34 मैं कर पाऊंगा? थोड़ा समय लगेगा, मुझे जल्दी नहीं कर पाऊंगा। अब जो आप करेंगे उसके लिए आप अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करेंगे, अच्छा। ये टॉप ऑफ द मेमोरी नहीं है। ओके, ठीक है। तो जो आपने पहले भी यूज किया सारा ब्रेन, वो आपका इमोशनल ब्रेन था, जिसको पता था आंसर। ठीक है। अब जो लॉजिकल ब्रेन आप यूज करेंगे उसके लिए आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। सो प्रॉब्लम ये है, लेकिन हम सब इमोशनल हैं। पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं, पहले करना है डिसाइड करते हैं, फिर लॉजिक लगाते हैं। ठीक है।
इन्वेस्टिंग में यही परेशानी है सबसे बड़ी, कि मुझे तो अर्बन कंपनी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अर्बन कंपनी पसंद आ गई है, 4 बार उसका कुक मेरे घर आया, बहुत बढ़िया काम किया है, पर कैश फ्लो बिल ब्लीड कर रही है कंपनी। हम्म तो इसीलिए चेकलिस्ट जो है इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अतुल गवंडे ने किताब लिखी है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। एक डॉक्टर यदि गलती से एक बार भी सीजर छोड़ दे सर्जरी के बाद पेट में, तो क्या लाइसेंस रहेगा उसका? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अब कोशिश वही करनी है कि हम पूरी चेकलिस्ट बनाएं। वैल्यू ट्रैप फिर भी होगा राहुल जी, हम्म मेरे साथ भी हो चुका है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन क्या जाएगा आपका 100 में, यदि आप 10 लगाओगे तो 5, तो एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो मैंने जो हम उसमें बात करेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कितना पसंद कोई आ जाए, उसको 10% ही देना है। हम्म तो ये हो गया पोर्टफोलियो। अब वैल्यू ट्रैप पे आते हैं। अब आपने स्टडी करी, अब आप उस आदमी से मिलिए जिसके पास काउंटर आर्गुमेंट है। अच्छा। तो अर्बन कंपनी में मेरी टीम में जो मेरे इंडियन एक्सपर्ट है, उनका काउंटर आर्गुमेंट है राइट। कि उनकी फीस, वो दे टेक मोर मनी, ज्यादा पैसा लेते हैं वो। आप आज फोन लगा के देख लीजिए, आपको सस्ते मिल जाएंगे। तो अब ये होता है कि अग्री टू डिसअग्री। तो नाउ आई नीड मोर डेटा। तो हम कंज्यूमरिज्म बिलीव करते हैं, हम किसी भी कंपनी से हम जूम यूज कर रहे हैं, तो शायद हमको जूम, मीट और टीम तीनों यूज करके देखना है, फिर समझना है कल्चर कैसा है, फिर देखना है कि जूम किस प्राइस पे है, क्या बैलेंस शीट है, फिर एंट्री करनी है। राइट। और कई बार कंपनी लेने के बाद ज्यादा समझ में आती है। हम्म ये जो है वैल्यू ट्रैप से निकाल सकता है कि मैं अपने आपकी नहीं सुनूं, मैं उनकी भी सुनूं जिनका कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है। जी। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबाए। अरे गोल क्या है? गोल है सबके पैसे बढ़ाना। मेरा स्टॉक चला, ये गोल नहीं है। हम्म एक बहुत अच्छी बात कही है गाय स्पियर ने, कि जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, उसकी ज्यादा बढ़ाई मत करो। बिकॉज एक आपने लिया 10 रुपए का, वो हो गया 100 रुपए, बट 100 रुपए से 40 रुपए होने में टाइम लगेगा उसको। हम्म तो एक ही बात है कि बहुत सिंपल सी बात है कि किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी। सारे डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक का हुआ, या आपने बताया कि भाई इंडसइंड बैंक के अंदर हुआ। तो ये चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। बिल्कुल। अब वैल्यू ट्रैप हो गया, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वैसे मेरे केस में हुआ, मैंने ट्रम्प के इस एजेंडा पे ध्यान नहीं दिया था कि वो ओबामा केयर के अपोजिट है। हम्म उसमें मैंने इतनी स्टडी की 10 साल की, उसके बाद भी मेरा स्टॉक 50% गिर गया। हम्म मैंने अपनी गलती मानी, मैं बाहर निकल गया। सो वैल्यू ट्रैप हो सकता है, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम कितना ही पढ़ लेंगे। सबकी जिंदगी में ये एक रिग्रेट सब जगह सबको रहेगा, और वो उस रिग्रेट से आप निकल जाइए। कोई और आपका स्टॉक, हमारी का इंडियन पोर्टफोलियो में कंपनी है जो हमने ली थी, और मुझे मजा नहीं आया था प्रमोटर से मिल करके, बट वो प्रमोटर का टेलविंड चल रहा है, उनको आरबीआई से ऑर्डर मिल गया। अब आरबीआई से ऑर्डर मिल गया, सारे बैंक ऑर्डर देंगे, हम्म बिकॉज जो ऑर्डर दिया अच्छा खासा। अब वो कंपनी हमारी हो गई 2 गुना, हम्म तो 10% का इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे आ गया। हम्म तो कौन सी कंपनी चलेगी किसी को नहीं पता। रामदेव जी गए थे ना वहां लेने, अपना आयशर मोटर का लेने गए थे, तो वो गए थे उसके लिए, ट्रक के लिए, ट्रैक्टर के लिए। चला क्या? बाइक। करेक्ट, तो सही है। ये कहानी, तो आप जब हार्ड वर्क करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं वो भी शेयर करूंगा। मैं इस साल टिम कुक से मिल के आ रहा हूँ। नाउ 6 साल से जब बफेट के पास वहां जा रहा हूँ, वहां, और लोग से पूछते हैं क्यों बार बार जाते हो, सबको आंसर दे दिया। पर मुझे पता था क्या मैं मिलने वाला हूँ टिम कुक से। बट टिम कुक मुझसे मिले, उन्होंने बकायदा मेरे लिए वेट किया, हाथ मिलाया, मैंने सेल्फी के लिए कैमरा रिवर्स किया और फोटो खींची। ये है कंपाउंडिंग। तो वैल्यू ट्रैप जो आपका ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। पर जो हमारी मेथड है कि हम उसको जो है 10 अपॉर्चुनिटी में या 20 अपॉर्चुनिटी में डिवाइड करते हैं, और इक्विटी में एसिमेट्रिक पे ऑफ है। एक और वर्ड आपको देता हूँ, एसिमेट्रिक पे ऑफ, कि 10 रुपए की चीज 100 और 1000 भी हो सकती है। डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम्म गोल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू ट्रैप से बचने का तरीका ये है कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जिनके काउंटर व्यूज हैं। ठीक है। मतलब ये एक ना, मैंने मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, उन्होंने भी एक चीज बोली थी कि अगर इन्वेस्टिंग में आपको ज्यादा सक्सेस लेनी है ना, तो अपना एक ग्रुप बना लो, 4 लोग का, 5 लोग का, 6 लोग का, या तो आपके चड्डी बड़ी जो भी हों, या आपके फ्रेंड्स हों, कॉलीग्स हों, जो भी हों, उनके साथ ना ग्रुप बनाओ और चीजें डिस्कस करो। क्योंकि आप अगर किसी को एक्सप्लेन भी कर रहे हो किसी कंपनी के बारे में कि यार इस कंपनी में मुझे ये अच्छा लगा, एक तो आप जब एक्सप्लेन करोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि सामने वाले का भी तो व्यू कुछ रहेगा, कुछ तो बोलेगा, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। तो उस पॉइंट को भी आप थोड़ा जाके
वैलिडेट कर सकते हो कि यार ये चीज बोल रहे हैं तो इसमें क्या सच्चाई है या क्या नहीं है? उसको उस ग्रुप को ट्राइब कहते हैं। हाँ, ट्राइब, यस। गैंग भी बोल रहे हैं आजकल, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। उसको हम लोग ट्राइब कहते हैं, और ट्राइब में उनका कोई आपसे लेना देना नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं। इनफैक्ट जी। एक अच्छा यहाँ पे वर्ड आता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। हमारा क्या हो गया है, यदि हमें किसी ने पूछा कि भाई सपोज आज आपने ऑफिस में किसी से पूछा कि भाई तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, तो एक सीधी सारी लड़की होगी या लड़का को तो बता देगा आपको। बट राइट आंसर ये है कि भाई दिस इज पर्सनल मैटर, हम्म। व्हाई आर यू आस्किंग। हम्म। बट ये हमें सिखाया नहीं गया। हम्म। हमें एक क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ज्यादा सिखाया ही नहीं गया। हम्म। हम्म। इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करना है, और उसके लिए हमें बफेट चाहिए, उसके लिए हमको मंगर चाहिए। इनफैक्ट चार्ली मंगर चाहिए आपको, कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे डेवलप करें। हम्म। कोई रेस किसी की है नहीं किसी से। जो पूरा हम चल रहा था ना अभी का इंडेक्स कंपैरिजन, ये वो दुख ये दे रहा है हमको। हम्म। अभी आप 10 साल पहले आए थे, तो आज आप आज भी पैसा बना रहे हैं। हम्म। लेकिन दुख क्या दे रहा है, अरे इंडेक्स ऊपर है यूएस का, हमारा नहीं है। तो फिर कोई आएगा देरशाना जो आपको प्रोडक्ट बेचेगा। कर क्या रहे लोग, 3 साल यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं, फिर 3 साल वहां डाल देते हैं, फिर 3 साल वहां इन्वेस्ट करते हैं, फिर यहाँ डाल देते हैं। जो एक सबसे बड़ा इशू है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन लोगों में नहीं है। जो मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है, लोगों को सबको आज ही चाहिए, अभी चाहिए। तो ब्लिंकिट चल रहा है, बट ब्लिंकिट ओवरनाइट तो खड़ा नहीं हुआ। उनकी कंपनी में डिलेड ग्रेटिफिकेशन से ही वो आगे बढ़ रहे होंगे। तो जितना समझना है लोगों की, भाई थोड़ा पेशेंस रख लें, थोड़ा सा मार्केट देखना बंद कर दे रोज रोज। प्रॉपर्टी वाले इतने होशियार हैं, आपको बोलते हैं कि भाई 5 साल में पेमेंट देना है। अब 5 साल आप सोचते नहीं हो कि मैंने 100 रुपए में लिया था या 1000 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट लिया, तो कितना रेट है। 5 साल आप पैसा दे रहे हैं बिकॉज आपको एग्जिट लोड है। यदि आपने गलती से पेमेंट देना बंद कर दिया, तो प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो जाएगा। तो माइंडसेट सेट कर लो कि 5 साल सिर्फ इन्वेस्ट करना है। 5वें साल बाद यदि 5-10 ढंग के स्टॉक लिए हैं, अकेला एक स्टॉक पूरा काम कर देगा ये। और हमने अपने इन्वेस्टर को कह दिया है कि भाई जब मार्केट गिर जाएगा तो आपको पैसा देना है, नहीं तो हम आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते। बिकॉज आपसे ज्यादा दुख हमको हो रहा है, बिकॉज हमारी तो परफॉर्मेंस भी जा रही है ना। हम्म। कि 100 रुपए 120 हुआ था और हमारी परफॉर्मेंस फीस 20 रुपए पे थी। अब यदि वो 100 हो गया, सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें हो रहा है। तो आप क्यों रो रहे हो, आपको तो सही सौ बात है। रुपए में 5 रुपए ही है। और बिल्कुल। हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों से कहते हैं। एक बार आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात ये थी, थोड़ा सा आउट ऑफ द हो सकता है। लोग किसी और से बात नहीं करना चाहते हैं। जब भी गलतियां होती हैं, आपने अच्छा भाई आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत actually गलत मतलब बहुत बेकार दुखी वाली बात है ये। मेरे जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा बाहर गायब कर देते हैं, वो कैसे? और फिर मैं वो थोड़ी सुनता हूँ। क्योंकि बस किसी ने आके बोल दिया कि हम 2% पर मंथ देंगे आपको, आपको हम 5% देंगे, आपका 100 ही रहेगा। भाई सबसे यदि मैं आपको बोल दूं कि भाई आप देखो, मैंने आपको बताया था लॉस एवर्स हैं लोग। तो मैंने राहुल जी आपको एक स्कीम दी कि भाई 100 रुपए आपका कभी 100 रुपए से कम नहीं होगा, और आपको 2% पर मंथ मिलेगा। अभी कैसी स्टोरी है, बढ़िया बढ़िया स्टोरी। है। अब ये स्टोरी मैंने ऐसे प्रेजेंट करी, आप तो फैक्ट चेक करने वाले नहीं हो। बिकॉज पहले क्या होगा, राइट ब्रेन चलेगा कि आई लाइक द गाय, फिर लॉजिक काम करेगा कि टू प्रूव कि ये सही है। आप कोई घर देखने जाते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने लग जाते हैं कि ये घर बहुत अच्छा है। क्या आपने 25 घर देखे, 30 घर देखे? मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ, मैंने जब घर भी लिया तो मैंने बहुत घर देखे। मुझे लोग भगा देते थे बिकॉज मैं डिस्काउंट मांगता था। अच्छा। मैं इतना खुश होता था घर आकर के, मैं बोलता था अपनी वाइफ से कि भाई मजा आ गया कि आज मैंने लोगों से डिस्काउंट मांगा, कोई देने को तैयार नहीं है। बट मेरे मन में कभी नहीं आया कि घर मैं फाइनल कर लूं उसी रेट पे। 7 मिलियन दिरहम का घर, मैं डॉलर में बोलता हूँ, $2.2 मिलियन घर। द अदर पर्सन वॉज सेलिंग मी एट $2.8 मिलियन। मेरे को इतना एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को किसने रिजेक्ट किया है। हम अपने घर में अच्छे हैं। जब डील हुई, वो डील इतनी शानदार डील हुई कि आज इस ग्रे मार्केट में भी दुबई में मेरे को प्राइस मिल रहा है एज इट इज, एंड आई हैव टेकन अ जेम। सो मे बी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द टॉपिक, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे पहले कंपैरिजन बंद करिए। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, और अपनी गलतियों से सीखना है। और ऐसे लोगों को जोड़िए साथ में जो जानते हैं, समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप किंग नहीं हो, सिर्फ स्टॉक मार्केट किंग है। हम्म।
पैसा मार्केट में, आप रामदेव जी की बात आपने की थी, उनका 3 करोड़ 30 करोड़ रुपए हो गया था, आपको पता हो तो। दे हैड नो क्लू। तो जब मार्केट में गंगा बहेगी अभी, जैसे गोल्ड में बही हमारे साथ, गोल्ड माइनिंग कंपनियां बड़ी बहुत ज्यादा, तो अब जो यहां से एक बुल रन आएगा, जब ये सेटल डाउन होगा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो विजय केडिया जी कहते हैं, मार्केट से प्यार होना चाहिए। हम्म, और दूसरा है कि मार्केट में कभी एनकैश नहीं करना चाहिए। आप अंदर नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपने माल बिका था 100 का 120, अब आपको एंट्री करनी है नीचे। जब मार्केट गिरा तो आपको लग रहा है और गिर जाना चाहिए, तो आप एंटर नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही मार्केट बढ़ा, तो अब तो आपको 120 मिनिमम चाहिए, वो 120 मार्केट कभी आता ही नहीं है। HDFC बैंक में 50 रुपीज का स्टॉक 49.25 नहीं आया 20 साल पहले, और लोगों को लगा था कि सर 75 पैसा कम हो जाएगा तो हम ले लेंगे। तो कभी कभी ये गलतियां इंसान करता है, बहुत शॉर्ट टर्म फोकस हो जाता है, नहीं करनी चाहिए। तो वैल्यू ट्रैप के लिए ये जो आपने कहा, ट्राइब बनाइए और अपने आइडिया डिस्कस कीजिए, और ये ध्यान रखिए, आइडिया आपका है, आइडिया आपका है, पर आप उस आइडिया से अटैच मत होइए। हम्म, हम्म। ठीक है, बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग बातें, मैं पेशेंटली सुन रहा था, काफ़ी मज़ा आया सुन के। और खासकर आपने कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपने घर की परचेज से जोड़ा, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा भुवन जी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इसको आप अपनी और भी एंडेवर्स में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मेरे पास ना 1 मिनट टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब रैपिड फायर टाइप, ठीक है? क्योंकि आप वॉरेन बफेट साहब के बहुत फैन हैं, बड़े फैन हैं उनके, और उनका उनकी प्रिंसिपल्स आप लाइफ में ला रहे हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि कौन सा बफेट का वो प्रिंसिपल है जो सबसे मुश्किल है प्रैक्टिस करना? बफेट का सबसे जो मुश्किल प्रिंसिपल है वो ये है कि बफेट को समझना, और मैं इसको एक छोटा सा वर्ड बोलूंगा, पेशेंस। बफेट अपने आप देखिए, कंपनी में कोई क्वार्टरली अर्निंग्स नहीं दे, कोई मीटिंग नहीं होती है, एनालिस्ट से नहीं मिलते हैं। आप ध्यान से और पढ़ेंगे तो कोई टारगेट सेट नहीं होते हैं। टारगेट एथिक्स के हैं, प्रोसेस के हैं, बट नंबर्स के नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को लगता है कि एक मीटिंग में हम जाएंगे बफेट को समझ जाएंगे। बफेट को समझना है तो कम से कम 10 साल चाहिए। तो पेशेंस जो है बफेट का एक बहुत बड़ा की है। एक थोड़ा एक और बोलूंगा, बफेट आज भी उस 5 बेडरूम में रहते हैं, तो जब हम कमाने लगते हैं तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। बफेट के साथ वैसा नहीं है। बफेट कमाने लग गए हैं, बट उनका जो घर आप जाके देखेंगे, मैं तो गया हूँ वहाँ ओमाहा में, मैं आपको फोटो भेजूंगा, तो घर जो है उनका आज भी 5 बेडरूम है, जो एक $150 बिलियन के बंदे के लिए बहुत छोटा है। तो गिविंग मैक्सिमम and live in the minimum is what the Buffett principle people are not able to emulate. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कौन सा ऐसा बफेट का प्रिंसिपल है जो उन्होंने कुछ बोला और लोगों ने कुछ और समझा? Cash is the king. People think Buffett is sitting on cash. That's not the reality. People think that Buffett is timing the market correct. No. Buffett has cash because he has got insurance company. He's got those liabilities. So that's why Buffett has cash, one. Second problem Buffett has got different problem than us. A lot of people have problem of making money. Buffett has a problem of deploying the money. At $300 billion plus cash, if he has to buy a company, that company will move. So he can't buy a $5 billion company. Either he acquire it full. So he said also that it is easy to buy a small part of a great company, but it is difficult to buy the whole company at lower valuation. तो बफेट का प्रॉब्लम हमसे बहुत अलग है, बट लोग उस प्रॉब्लम को, हमने बफेट को अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट नहीं किया है। बफेट गोल्ड माइनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट बफेट ऑयल माइनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उससे हम सीख सकते हैं। तो जो मेरा सोचना ये है कि लोग बफेट को अब, क्योंकि देखिए फिर से बोलता हूँ, मार्केट में दो चीजें हैं, मेरा बिहेवियर और मार्केट कैसा है। मुझे मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है और किसी को मार्केट बेकार लग रहा है, क्यों? बिकॉज उसका मार्केट में उसने उधारी लेके पैसा डाला हुआ है, मेरे ऊपर कोई उधारी नहीं है, तो मुझे मार्केट बहुत बढ़िया लग रहा है। तो बफेट को समझने के लिए पहले इसको ठीक करना है। यदि आप अनकंडीशनल या विपස්සना का आपका व्यू ही नहीं है, तो आप बफेट को अपने लेंस से देखेंगे, और अवल जब आप अपने लेंस से देखेंगे तो आप जहां समझना चाहेंगे वह समझेंगे। ठीक है। अच्छा, एआई इन्वेस्टमेंट्स को लेके अभी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है आपके हिसाब से? पीपल थिंक AI हैज सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन।
एआई बहुत ब्लंट मिस्टेक करता है, और यदि हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है लोगों से कि एआई के अंदर, मैं बहुत फेवरेट लाइन है मेरी, एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट उससे एक बड़ी चीज है, आई स्टैंड्स ऑल्सो फॉर इंट्यूशन। उसका एक और वर्ड है इमेजिनेशन। आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज बिगर देन इंटेलिजेंस। यदि ऐसा है तो सारे आईआईटीएंस और सारे जो टॉप सीए हैं वो बहुत अमीर होने चाहिए, बट पैसा तो अनपढ़ लोगों के पास है, क्योंकि उनके पास इमेजिनेशन है, विजन है। कोई उनसे पूछता नहीं है आपके पास कौन सी डिग्री हार्वर्ड की। सो जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि यदि हम एआई को ब्लाइंडली, बिकॉज मैन विथ एआई विल रिमूव मैन विदाउट एआई। नाउ यू कैन ओनली यूज एआई इफ यू हैव दैट इमेजिनेशन पावर, विजन। प्रॉम्प्ट ही नहीं दे पाओगे तो एआई कैसे यूज करोगे? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मैं एआई में लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। आपको लिखना क्या है तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आपको भी कभी फोमो हुआ है? जब भी आप इन्वेस्ट किए हैं इतने लंबे समय से, फोमो हुआ है? बिल्कुल हुआ है, तभी तो आपके पॉडकास्ट में हूं। बिना गलतियों के इंसान ना हम्बल होता है ना आगे बढ़ता है। बस एक ही बात कहूंगा, चार्ली मुंगर कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख लो, बट प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है राहुल जी। बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो इनफैक्ट जो आने का पूरा पर्पस भी रहता है आप लोगों से मिलने का, कि भाई ये गलतियां मत करो। वॉरेन बफे को पढ़ लो, चार्ली मुंगर को पढ़ लो, फोमो मेरे को भी हुआ है, मैंने भी पैसा लूज किया है। बट इस मेथड में एक ब्यूटी ये है कि गलतियां माफ है, बिकॉज एक या दो कंपनियां ऐसी होंगी जो आपके उन गलतियों को ठीक कर देगी। बाद में आप देखिए उसको, रियलाइज कीजिए और लिखिए उसको। तो मेरे एनुअल लेटर्स हैं राहुल जी, जिसमें सिर्फ अपनी गलतियां लिखता हूँ, ताकि मेरे बच्चे, मेरे आने वाली जनरेशन और मेरे आसपास जो लोग हैं वो उसको रिपीट नहीं करें। ये मैंने बफेट से सीखा है और ये मैं लिखता हूँ। एनुअल लेटर्स पे मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि मैंने भुवन जी आपके एनुअल लेटर्स आपकी वेबसाइट पे देखे हैं, सारे तो नहीं पढ़े हैं, बट जैसा भी जो रिसेंट आया था वो मैंने खोल के देखा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं, आप जाके पढ़िएगा। क्योंकि कोई इंसान अगर अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर रहा है, इसका मतलब उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ऑफ कोर्स ना तो ब्रैग ऑफ है, ठीक है। उसका पर्पस ये है कि भाई मैंने ये मिस्टेक कर ली है, ठीक है, और मैं सीख रहा हूँ इससे। आप चाहो तो सीख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी वेबसाइट। आप क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें आपको एनुअल लेटर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। दो छोटे छोटे और क्वेश्चंस हैं मेरे भुवन जी। ऐसी कौन सी एक कोई हैबिट है जिसने आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं? देखिए, एक तो है कि मैं जब सुबह बैडमिंटन खेलने जाता हूँ तो पूरा जो मेरा माइंड है वो पूरा जो है एकदम, जो बिकॉज होता क्या है, आप जब ज़्यादा सोचते हैं आप ज़्यादा एक्शन लेते हैं। तो एक कहावत है कि वुमेन हैव डन बेटर देन, और एक स्टैटिस्टिक्स है, वुमेन हैव डन बेटर देन मैन इन द स्टॉक मार्केट। हमारे दिमाग में रोज 70,000 आइडियाज आते हैं, वुमेन के भी आते हैं, बट मैन जो होते हैं वो उन आइडियाज पे ज़्यादा एक्ट करते हैं। जब आप अपने अपने फिजिकली या मेंटली आप बैलेंस होते हैं तो आप जो है सही डिसीजन लेते हैं। और जब मैं थक के आ जाता हूँ वहाँ से, एनर्जाइज होकर आ जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि, बिकॉज क्या है, वो इस समय आप सुबह उठ के स्टॉक मार्केट देखेंगे तो जितना, देखिए आज आप सब लोग परेशान है फेसबुक के स्क्रॉलिंग से, रील से। वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, तभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, हमारा नेटफ्लिक्स नहीं छूट रहा है। तो सिमिलरली यदि आप व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं या आप ब्रोकर स्क्रीन पे लगे हुए हैं तो वो आपको टेम्प्ट करेगा ट्रेड करने के लिए। एक हैबिट ये है। दूसरी हैबिट ये है कि मैं बफेट के वहाँ जाता हूँ हर साल ओमाहा में अटेंड करने। तो फिर वहाँ मुझे वो लोग मिल जाते हैं जो ये हाईलाइट नहीं करते कितना पैसा बनना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो एशी लिवर मोर था ना, जिसने सुसाइड कर लिया जब ये आया था आपका रिसेशन, वो नहीं बनना है। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं तो 110 दिन मैनेज करता हूँ। हमारे धंधे में ये एईएम में कोई काम नहीं है। लोग वहाँ जो आते हैं वो मैनेज कर रहे हैं 50-60 मिलियन मैनेज कर रहे हैं 25-30-40 साल में। तो मैं सोचता हूँ कि इतने सालों में ये इतना ही पैसा मैनेज कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ये कहता है बंदा मेरे से, एक जो मिला, कि मैं डिसाइड करता हूँ मुझे किसको अनबोर्ड करना है। यदि कोई मुझसे कहता है आप प्रॉमिस करो, आप लिख के दो, हमें तो हर साल रिटर्न चाहिए, मैं उसको नहीं लेता हूँ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टे अराउंड योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। एक गलत मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है। तो बफेट के वहां जाना बार बार, ओमाहा जो विजडम कंपाउंड होती है, और ये समझना कि भाई स्टॉक मार्केट के बारे में शॉर्ट टर्म में बात करने का कोई मतलब नहीं। वैल्यू सिस्टम, कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। कौन बात कर रहा है इसकी? कल्चर ईट्स स्ट्रेटेजी ओवर ब्रेकफास्ट इन इन अ बिग कंपनी। तो कल्चर क्रिएट करना जरूरी है। अपने आप बिजनेस बड़ा हो जाएगा और बिजनेस की नेटवर्क स्टॉक में ट्रांसफर होगी।
ये जो मेरी दो चीजें हैं कि एक सुबह अपने आप को डिस्ट्रेस करना, और दूसरा हर साल एक रिचुअल बना लिया है मैंने बफेट के यहाँ जाने का, तो वहां सीखने मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा लास्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल फ्रीडम, आज के दौर में फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत बात होती है। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मायना है? देखिए 20 साल पहले यदि बात करें तो मैं तो फ्री था, मैं लोगों को उधारी बांटता था, बिकॉज इतने सपने थे ही नहीं और इतने कोई शौक नहीं थे। पर अभी यह लोग मुझे बहुत देख रहे हैं, उनकी मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन है, मुझे आगे ले जाना है। बट कमिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए यही है, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो या आपका बेटी कहती है कि पापा मेरे को ये फ्लाइट क्या फ्लाइट कैंसिल हो गई आपकी, या बेटी कहती है पापा मुझे ये लेना है, तो राइट साइड ऑफ द मेन्यू आप मत देखो। यदि वो आज की तारीख में क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप एक बॉल अच्छे से आप खा लीजिए खाना, या एक डिश खा लीजिए, बहुत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल फ्रीडम में ये है कि आप जो राइट साइड का मेन्यू है, जो मेन्यू में प्राइस लिखा है, वो आपको देखना नहीं पड़े। यही एक इम्पोर्टेंट, कोई कुछ लेके जाता नहीं है राहुल जी, कोई एयूएम कंपनी कुछ साथ में जाती नहीं। बफेट आज भी कोक पी रहे हैं, और बफेट आज भी जो है आपका बर्गर खा रहे हैं। अभी बर्गर खा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि 70 के बाद कितने लोग ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बफेट इस मामले में रही कि भाई लंबा चलो आप। आज समस्या ये नहीं कि पैसे 1 बिलियन बनेगी में, वो तो कंपाउंडिंग हो जाएगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आप उस वक्त भी वैसे ही यंग रहोगे और चलोगे? तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि लंबा चलना है, भले आपके पास महीने के 1 लाख रुपए खर्चा करने के लिए। आप घर छोटा ले लीजिए, आप इंडिया चले जाइए, बड़े गांव में ले लीजिए, 1 लाख में भी काम हो जाता है साल का, महीने का। तो कहने का मतलब ये फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए ये है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी कितनी लंबी जी सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोहन जी, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, फाइनेंस के ऊपर भी किए, नॉन फाइनेंस के ऊपर भी किए हैं। ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन रहा है जो मैं लाइव यहाँ पे आपके साथ बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया है। हर वर्ड मैंने आपका सुना है, गौर किया है उस पे, और कहीं ना कहीं उसमें एक डीप रूटेड विजडम मुझे दिखी है, एक्सपीरियंस दिखा है, और बहुत ऑनेस्टी भी दिखी है। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, और इनवाइट करना चाहूँगा आपको कि आप मेरे दिल्ली वाले स्टूडियो में प्लीज़ आएँ। जब भी आएँ, दिल्ली आएंगे, बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे, साथ में समोसे खिलाऊंगा आपको, बढ़िया वाले अगर आप खाते हैं तो। और ठीक कुछ है। बहुत सारी ढेर ढेर सारी ऑफ द कैमरा भी बातें करेंगे, और अगर समय रहेगा तो ऑन द कैमरा भी वापस से आपको पॉडकास्ट पे लाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आऊँगा राहुल जी, थैंक यू। आई थिंक मुझे भी एन्जॉयमेंट लगा, और आपने एक समोसे की बात कही तो मुझे समोसे में बिज़नेस दिखता है। बिकॉज़ जब आप देखिए पूरी दुनिया बर्गर खा रही है, हमारा तो कोई ट्रेंड था नहीं, और आज बर्गर हर जगह खुल गया है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी बड़ी तमन्ना है कि कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आए, जैसे अभी इडली का बड़ा चालू हो गया है, जी। समोसे की चेन दुनिया में चले। और जो समोसा नहीं खाता है, चाय नहीं पीता है, वो तो इंडियन ही नहीं है। बिल्कुल तो सही कहा। तो मैं बिल्कुल आऊँगा, और बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और हमें स्केप्टिकल तो रहना है, बट ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है। जी। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं सारे दर्शकों को आपका धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ आपके कमेंट लिखें आप, जो हम आपकी हेल्प कर सकें, और थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म होराइज़न रखें, थोड़ा पढ़ें, 10 पेज एटलीस्ट पढ़ें आपके यूज़र, या आपका राहुल का पॉडकास्ट देख लें, तो आप जो है एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भुवन जी, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।